नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बल्लूपुर चौक देहरादून में उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक गणेश जोशी भी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजधानी देहरादून से ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। ऐप के माध्यम से ओहो रेडियो उत्तराखंड को दुनिया भर में सुना जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये रेडियो स्टेशन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाएगा और लोगों की दुख दर्द और समस्याओं को उजागर भी करेगा। इससे सरकार को भी लोगों की समस्याओं के समाधान में और मदद मिलेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय को सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड श्रीमती राधिका झा एवं प्रबंधक निदेशक श्री संदीप सिंगल द्वारा राज्य सरकार की अंशु पूजा पर लाभांक के रूप में 40 करोड़ के लाख रुपए के चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने यूजेवीएन द्वारा प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करने के लिए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूजेवीएनएल भविष्य में भी अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील रहेगा। बाद उत्तराखंड का पहला बजट प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है, जिसको लेकर खासा उत्साह खासकर पहाड़ के लोगों के बीच बना हुआ है। क्या कुछ खास है इस बजट में, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला बजट है। साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाए जाने के बाद ये पहला बजट होगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष से JK24/7 के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं। देश में बजट की चर्चा हो रही है, उत्तराखंड में भी बजट सत्र का आयोजन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भी जो बजट सत्र होगा गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद पहला बजट सत्र होगा। 1 मार्च से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। इस बजट सत्र की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जो गैरसैंण है अभी भी वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं समुचित नहीं मिलती, लेकिन जो विधानसभा उत्तराखंड के अध्यक्ष है प्रेमचंद अग्रवाल लगातार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कर बनवाने की बात हो या उसके मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं। आप लोगों को वह दृश्य याद होगा जब मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की तो विधानसभा अध्यक्ष वहां नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, इतने प्रसन्न थे। तो आप समझ सकते हैं कि गैरसैंण को लेकर के कितने इमोशनल हैं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष। तो किस तरह से वहां की जो तैयारियां हैं, चूंकि कोविड काल के बाद यह पहला बजट सत्र होगा उत्तराखंड का, और किस तरह के प्रिकॉशंस वहां लिए जाएंगे, किस तरह से इसका आयोजन होगा, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK24/7 पे। तो बजट सत्र इस बार होगा, एक तो कोरोना काल के बाद पहला बजट सत्र है, और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 1 मार्च से जो गैरसैंण, जिसको आपने भी कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद पहला हमारा बजट सत्र वहाँ पे होगा। वैसे बजट सत्र हम पहले भी करा चुके हैं और शायद मेरे कार्यकाल में पहली बार बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया गया था। और इस बार जिस बजट सत्र की हम बात कर रहे हैं, कोविड के बाद भी हो रहा है पहली बार, और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी हो रहा है पहली बार। उसकी व्यवस्थाओं को लेकर मैं अभी 26 जनवरी को वहाँ जो गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया, उसमें मैं ध्वजारोहण करने के लिए गया भी था। तो मैंने वहाँ की बारीकी से बहुत व्यवस्थाओं को मैंने देखा, और मैं कह सकता हूँ कि सत्र जब होगा उससे पहले हम सारी व्यवस्थाओं को हम वहाँ मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह अभी आपने गढ़वाल का दौरा किया है, तो उस दौरे के बारे में भी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह का दौरा रहा और समस्याएं, क्योंकि एक बड़ा मंडल है उत्तराखंड का, आधा उत्तराखंड कह सकते हैं गढ़वाल मंडल को, तो कौन कौन सी समस्याएं थी और उसके निराकरण के लिए फिर आपने क्या कार्रवाई की है? देखिए, 23 तारीख से मेरा जो गढ़वाल भ्रमण का मैंने कार्यक्रम रखा, तो 23, 24, 25, 26 ये 4 दिन का, चूँकि मैं बाई रोड वहाँ यहाँ से गया,
श्रीनगर से मेरा पहला पड़ाव था और उसके बाद मेरे लगातार कार्यक्रम हुए। इसके दो पहलू मैं कह सकता हूँ। एक पहलू तो ये है कि जो जनता से मेरे मिलने का कार्यक्रम था, जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम था, उनसे जो समस्या उनके सामने, उनकी बातें जो समस्या मेरे सामने आई, तो कुछ समस्या ऐसी थी जो मौजूद वहाँ पे कार्यक्रम के दौरान जो हमारे अधिकारीगण थे, कुछ मैंने वहाँ पे ही उनका निराकरण करने का काम किया। शेष को जो मुझे लगता था कि जो उनके स्तर का नहीं है और वो शासन स्तर का या मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी के स्तर का है, तो वो जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो निश्चित रूप से उसको लेके मैं कल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला हूँ और उनसे मैंने अपना विषय रखा है। सारे जितने भी ज्ञापन के रूप में मुझे वो पत्र मिले, तो उनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा है। जैसे मुझे लगता है त्रिजुरी नारायण जो हमारा गांव है, वहाँ के ग्राम प्रधान ने बताया कि वहाँ पे मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। एक MRP यानी कि मेडिकल रिलीफ पॉइंट जो कभी था, वो 6 महीने चलता था, वो भी बंद हुआ, जिसके कारण यदि किसी को कोई जरा सी भी समस्या, कोई बीमारी हो जाए, तो वो फिर उसको जो है 26 किलोमीटर दूर उसके इलाज के लिए जाना पड़ता है। और सब पहाड़ के 26 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कितने कठिनाई वाले होते हैं। बिल्कुल अध्यक्ष जी, यह एक यूनिक विचार है और इसके पहले की सरकारों में इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि चूँकि 6 महीना जब हमारा 4 धाम यात्रा चलती है और 6 महीने बंद रहती है, तो उससे जो आर्थिकी पे बड़ा असर पड़ता है। जबकि ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे ग्रीष्म शीतकाल में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, विशेषकर धार्मिक पर्यटन को। तो ज़रूर जब आपने इसकी पहल की है तो आगे चल के रिजल्ट अच्छा आएगा। आपकी पहल की ही बात करें तो मुझे ध्यान है कि जो जिला विकास प्राधिकरण के नाम से एक कानून लेकर के सरकार आई थी और गैर शहर में ही इस पे बहुत गर्मा गर्म चर्चा हुई थी। हम लोग भी उसमें उपस्थित थे और विपक्ष के काफ़ी सारे जो है आरोप थे, एक तरह से उनका अपोज कर रहे थे, पूरा विपक्ष कर रहा था। और आपने उसमें एक कमेटी का गठन किया था और शायद उस कमेटी ने जो रिकमेंड किया तो अब सरकार ने उसे ख़त्म करने की बात की है। तो उसके बारे में बताइए, ज़रा संक्षिप्त में बताइए। हमारा अंतिम सवाल है कि किस तरह से आपके ध्यान में आया, आपने उसका संज्ञान लिया और उसको हटाने से क्या वाकई उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी, या वो सरकार का एक अच्छा प्रयोग था और जो किसी कारण से नहीं हो सका? क्या सोचते हैं आप? देखिए, जिला विकास प्राधिकरण जिसको लेके हमारे माननीय विधायकगण अनेकों बार उन्होंने इस विषय को उठाया और उसकी विषय की गंभीरता को लेके मैंने विधानसभा में माननीय विधायकगणों की एक समिति गठित की थी और जिन्होंने पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ वो प्रभावित लोग थे उनसे बातचीत किया, जो भी उनका विषय निकल के आया और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी। अब मुझे आज इस बात का संतोष है कि अभी परसों ही यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जब अल्मोड़ा के दौरे पे थे और वहाँ भी उनके सामने जब ये विषय आया, हालांकि जिस प्रकार से जनता इससे प्रभावित थी, पीड़ित थी, दुखी थी, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इस विकास प्राधिकरण का जो अवधारणा जो उन्होंने घोषणा पहले की थी, जिसका जनता जिससे परेशान हो रही थी, तो उसको स्थगित करने का काम किया। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ JK24/7 के लिए देहरादून विधानसभा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बशिंदर भगत ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को देश हित में बताते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आम गरीब लोगों के लिए राहत दिए जाने के लिए बजट किया गया है। कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। जिस बिल को कांग्रेस पहले से लाने का दावा करती आई है, उसे अगर भाजपा की केंद्र सरकार ले आई तो अब किस बात की आपत्ति है? ये केवल विरोध करने के लिए किया जा रहा है। भगत ने कहा कि इस किसान विरोध का आने वाले चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड के किसान जानते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। सभी का ध्यान रख के किया गया है, ऐतिहासिक है और सबके हित का है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने तो जो खुद कहा था हम करेंगे उसी का विरोध कर रही है। आज किसानों वाला मामला जो किसानों के लिए आज मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस ने कहा था कि हम करेंगे, आज उसी का विरोध कर रही। तो कांग्रेस का तो काम ही विरोध करना रहेगी। इसका फर्क आने वाले टाइम पे 8 महीने रह गए चुनाव को, कितना फर्क पड़ेगा इसमें भाजपा पे? कोई फर्क नहीं पड़ना है चुनाव पे। इनके कारण से कांग्रेस जो कर रही है उसको काम है, ये यही करना चाहिए, वो यही करती रही। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी
आलाकमान जो आगे निर्देश देंगे वो उसके मानने के लिए तैयार हैं। उनके इस फैसले से उनके समर्थकों में खलबली मच गई है। साथ ही हरीश रावत का कहना है कि चुनाव में वह केवल बीजेपी की विफलता पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के विकास मॉडल के नाम पर भी वोट मांगेंगे। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर अब गर्मा गर्माई माहौल है वो शुरू हो गया है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हरीश रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है और उनके इस ऐलान से उनके समर्थकों में खलबली मच गई है। हालांकि उनका कहना है कि अभी आगे जो पार्टी आलाकमान जो भी आदेश करेंगे वे उसको मानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी भाजपा की विफलता और कांग्रेस के विकास मॉडल के नाम पर लड़ेगी। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। रुड़की की मंगलोर मंडी में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में किसानों की ऐतिहासिक भीड़ जुटी। इस दौरान सभी किसान संगठनों के नेता एकजुट दिखाई दिए। भीड़ को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के 3 बिल लाकर देश के किसानों को बर्बाद करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अगर समय रहते तीनों कृषि बिल को रद्द ना किया तो इसी तर्ज पर उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। भाई यार तुम खड़े रहोगे तो बैठेगा कौन? सब बैठो चलेगा। पिछड़ा परिवार है, इस पंचायत में को सब मिल गया। एक सरकार को पता लगा ये सर के किसान पीछे नहीं हटने के, किसी भी उसमें किसान पीछे नहीं हटने के। सरकार को बात माननी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। जो सब किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं वो वापसी लेने पड़ेगा। इससे कम में कोई समझौता नहीं। रणनीति तो बनती रहे, रोज की रणनीति बन रही है। आंदोलन कम नहीं पड़ेगा। जो 6 तारीख का है, क्या है प्रोग्राम? ये तो पूरा भारत बंद है, पूरे भारत के बंद की वो है बातचीत। वैसे हालांकि हम ज़्यादा खुश नहीं है इस बात से। हम लोग कह रहे हैं पंचायत चल रही, पर फिर भी वो संयुक्त मोर्चा उसका जो कुछ निर्णय वो मान्य है, मानना जाए किसान निर्णय लेंगे। हम तो माफी भी नहीं मंगवाते, इतने बड़े हम नहीं होते। माफी सब तो बहुत बड़ा है। ये गलती मान लो ऐसा आगे हम नहीं करने के। किसानों का तो बहुत बड़ा दिल है, हम माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो आज हम माफ़ कर देंगे अगर वो गलती मान ले, सार्वजनिक मंच है। और अपना भाजपा छोड़ कर इसमें किसानों के साथ आ जाए, बस ठीक है, वो माफ़ हो जाएगा। अच्छा, यह तो बढ़ती जाएगी। रुड़की में आज़ाद चंद्रशेखर चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बीजेपी का पुतला दहन किया। इस दौरान रुड़की से वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इस सरकार में हर कोई परेशान हो चुका है, चाहे किसान हो या आम जनता। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस की आए दिन कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। वहीं पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक ने कहा कि यह विरोध किसानों के ऊपर लादे गए काले कानून को लेकर है। पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक ने बजट पर भी बोलते हुए कहा कि इस बजट में जनता के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। जो भाजपा का पुतला दहन किया वो बढ़ती महंगाई को लेकर, तीनों कृषि काले कानूनों को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, और इस सरकार का जो फोकस है वो पूरी तरह से जो कॉरपोरेट सेक्टर पे, औद्योगिक घरानों पे, उसके विरोध के स्वरूप ये पुतला फूटना है। बेशक इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आज 91 रुपये 92 रुपये लीटर दिल्ली में पेट्रोल हो गया, हमारे यहाँ 87-88 रुपये हो गए। मूंग की दाल जो 30 रुपये किलो किसान की किसी ने खरीदी नहीं, वो 160 रुपये होगी। चना जो किसान का 35 रुपये किसी ने ख़रीदा नहीं, वो 80 रुपये हो गया। तो आपको क्या सस्ता लग रहा? 100 रुपये अभी एक महीने के अंदर गैस सिलेंडर पर बढ़ गए, और महंगाई को कैसे परिभाषित करेंगे? कोई किसी आदमी का आय बढ़ी है? कोई बताइए। इस कोरोना काल में 30% लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, और ऐसे में अप्रत्याशित महंगाई बढ़ रही है, तो देश को खोखला कर देगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कनखल के नेतृत्व में मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों, बेतहाशा पेट्रोल गैस मूल्य वृद्धि, कुंभ मेले में असुनियोजित विकास, घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही मोदी त्रिवेंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया गया। उन्होंने कहा कि जो सरकार किसानों को कमजोर कर उन्हें उद्योगपतियों के अधीन करने पर उतारू है, ऐसी सरकार को देश हित में उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए। व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जो है किसान अपने आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो अब तक हमें दिया है वो किसान खुद कह रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी का बयान आया था कि 70 साल में किसानों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किसने नहीं किया है। जो हो रहा है हो सकता है किसने व्यक्तिगत में, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, परंतु जो इस तरह से जो बयान देना है कि बार बार जो भाजपा के लोग बयान दे रहे हैं किसानों के लिए, अरे किसानों के बीच में जाके आप मीडिया उठा रही है उस बात को और जन जन तक पहुँचाने का। मैं बधाई देना चाहता हूँ मीडिया को, किस तरह से उन्होंने किसानों की एक बात जन तक पहुँचाने का कार्य किया है। जय हिंद, जय भारत। जो देशव्यापी पेट्रोल मूल्य की वृद्धि हो रही है, गैस के दामों की वृद्धि हो रही है, खाद्य तेल हो, सब्जी हो, फल हो, सब चीज़ों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ ये आज प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें आपने जैसा कल देखा है कि बजट आया है, बजट में भी ऐसी कोई राहत गृहिणियों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूर को, गरीब को कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। इसके विरोध में हमने आज ये प्रदर्शन कराया। और जो दूसरी ओर त्रिवेंद्र सरकार, हमारी उत्तराखंड की सरकार दोगली नीति अपना रही है, पहाड़ और मैदान को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग नीति से चलाना चाहती है कि पहाड़ों की HRDA वो बंद करेगी और प्लेन की HRDA वो चला के रखेगी। तो ये दोहरी नीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। उनसे निवेदन है कि हम भाइयों को जातिवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे बांटने का काम ना करें। हम एक हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, चाहे भले ही वो पहाड़ के हों, हम मैदान के निवासी, हम एक हैं, हम सबको एक रहने दें। ये बांटने और राज करने की नीति यहाँ पे ना चलाएं। रुड़की में अपने कैंप कार्यालय पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस तरह से आज दिल्ली में तार बाड़ लगाई गई है, इस तरह की तार और बाड़ पहले किसी आंदोलन को लेकर नहीं की गई। चौधरी राजेंद्र सिंह ने आगे कहा कि जो हालत दूसरे देशों के बीच में होनी चाहिए, वो हालात आज किसान और सरकार के बीच में दिखाई दे रही है। उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये सरकार का तानाशाह रवैया है और सरकार के इस तानाशाह रवैये के कारण ही ये आंदोलन इतना लंबा हो चुका है। हमारे देश की सरकार किसानों के प्रति इतनी चिंतित होगी कि जिस तरह आज सभी चैनलों पर, अच्छे चैनलों पर दिखाया गया, ऐसी ताड़ बाड़, ऐसी रोग इतिहास में कभी पहले किसी आंदोलनों के खिलाफ मैं समझता हूँ किसी भी देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि जो हालात विपक्षी देशों के सामने बॉर्डर पर होना चाहिए वो किसानों के अपने बीच दिखाई दे रहे हैं। क्या तानाशाही रवैया है सरकार का? बिल्कुल खुलेआम, और उसी का नतीजा है जो इतना लंबा आंदोलन चल गया। नहीं तो ये पूरे देश के किसानों की मांग है, इसे मानना चाहिए और एक दिन होगा कि मानना ही पड़ा, क्योंकि आंदोलन पूरे देश में सभी तरह से सभी ये इच्छा रख रहे हैं कि किसान के हित में ये सरकार को फैसला करना चाहिए। नहीं, वो तो साफ पहले भी किसान नेताओं ने कहा, सभी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री छोटे छोटे कार्यक्रमों दूर से यहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े आंदोलन किसानों के बीच पहुंचने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे, समाधान करने की ज़रूरत नहीं कर रहे। तो सत्य है, कौन कहा किसी तरह का प्रयास नहीं कर रहे। नहीं, इसमें तो शंका नहीं, नुकसान तो हुआ ही, सब देख रहे हैं, पूरे देश का आम जनमानस देख रहा है कि किसानों के प्रति इतना द्वेष है, इस तरह की कील और पक्की दीवारें वो बनाई जा रही है। ये दुर्भाग्य है देश में, लोकतंत्र में इस तरह का विरोध किसानों के खिलाफ। किसान देश का अन्नदाता है, बिना किसान के तो कोई देश चल ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता। तो हम मानते हैं ये भाजपा सरकार की ताकत में आखिरी कील साबित होगी। अब मैं
समझदारों के नुकसान तो होगा। विधानसभा चुनाव में हर कोई इस बार अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहा है। वहीं मसूरी विधानसभा से मनीष गोनियाल भी इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। गोनियाल ने मसूरी के विधायक गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गणेश जोशी ने पिछले 8 सालों में क्षेत्र का विकास नहीं बल्कि विनाश किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्यारा से लेकर कई जगहों में सड़क मार्ग के कार्य अधर में लटके हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है, लेकिन मसूरी विधायक गणेश जोशी भूमाफिया से मिले हुए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। जनता अब जागरूक हो गई है। जो मसूरी विधानसभा को गणेश जोशी जी ने जो गुमराह कर रखा है और हर टाइम अपनी गरीबी की रोना गाते रहते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, हर चीज़ देखी है। उसमें अगर जब उन्होंने गरीबी देखी है तो उन्होंने फौज की छोड़ी। और दूसरा ये है कि मसूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ मैंने काम करे, मेरे पीछे पीछे गणेश जोशी जी ने वहाँ आकर अपना रुतबा जमा रहे हैं। 8 साल से वो सो रखे थे। उन्होंने पूरा भूमाफियों का राज बना रखा है मसूरी विधानसभा में। और जब चुनाव नज़दीक है तो वो क्षेत्र की जनताओं के बीच में आने जाना शुरू कर रहे हैं। क्यारा गाँव में मैं क्यारा सरमोली में मैंने क्षेत्र भ्रमण करा, वहाँ जनताओं की समस्या सुनी। तो मीडिया के माध्यम से मैंने वहाँ आवाज़ भी उठाई थी। उसमें मैंने ये देखा कि गणेश जोशी जी ने वहाँ का शिलान्यास कर दिया है रोड का 4 साल पहले, और उद्घाटन भी कर दिया था। और वहाँ पर रोड की इतनी बदतर हालत है, जो डबल इंजन की सरकार का ये दावा करते हैं, तो डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। उन्होंने वहाँ अगर हम 2 बार अगर बाइक लेकर जाए तो दूसरी बार डबल इंजन हमारा इंजन ही खराब हो जाएगा। और दूसरा, वहाँ स्वास्थ्य विभाग में आज तक उन्होंने कभी गौर नहीं करा। और दूसरा, वहाँ कोरोना महाकाल में, जब कोरोना महाकाल था तो बच्चों में इतनी दिक्कतें का सामना करना पड़ा कि वहाँ एक टावर भी नहीं है और वहाँ रोड इतनी क्षतिग्रस्त से गाँव वालों का बहुत बुरा हाल है। और जनता गणेश जोशी को 2022 में जवाब देने के लिए तैयार है। लक्सर में आयोजित जन विकास संघर्ष समिति की बैठक में समिति अध्यक्ष मास्टर कुशपाल सैनी ने हरिद्वार देहात क्षेत्र को विकास प्राधिकरण से मुक्त कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने पहाड़ी देहात क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण के दायरे से बाहर किया है, उसी प्रकार हरिद्वार देहात को भी इससे मुक्त कर यहाँ जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देहात क्षेत्र लोगों को अपने मकान बनाने में ही पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में उस पर विकास प्राधिकरण का टैक्स एक तरह से कमर तोड़ने वाला साबित हो रहा है। के सामने मकान बनाने की विकट समस्याएं आ रही हैं। मकान बनाने में बाधक बन रहा है। मकान की जन विकास संघर्ष समिति के माध्यम से ये समस्या उठाई है और आज हम इस संबंध में जो ये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण है, इनको समाप्त करने की हमारी मांग है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी आज भवन निर्माण करना इतना महंगा हो गया है कि इतना टैक्स लग गया है कि आम आदमी उसको वहन नहीं कर पा रहा है और वो अपना मकान भी नहीं बना पा रहा है। तो इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी और अपने शहरी विकास मंत्री दोनों को आज हम एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे। समिति की ओर से हम मांग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को राहत दी जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और शहरी विकास मंत्री जी से कि जो हमारे यहाँ विकास प्राधिकरण लगा है वो आपने पूरे प्रदेश के अंदर पहाड़ में माफ़ करा है, इस तरह हमारे हरिद्वार जिले के अंदर भी माफ़ होना चाहिए। जिससे हमारे यहाँ प्रथा ये होती है कि एक ही प्रदेश के अंदर 2 नियम लागू हो रहे हैं, तो इसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। तो लगना चाहिए तो दोनों जगह लगना चाहिए। और नशे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि नशे के लिए जो युवा है वो बहुत तेज़ी से नशे की ओर जा रहा है। उसमें कि जो दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हैं, उन पे जो है पुलिस वालों को और जो अपना डॉक्टर्स लोग हैं उन्हें वहाँ का छापा मारना चाहिए, जिससे नशे पे पूर्ण तरह से पाबंदी करनी चाहिए। 108 आपातकालीन सेवा में शामिल हुई 132 एम्बुलेंसों के मिलते ही 108 प्रभारी अनिल शर्मा ने सरकार का धन्यवाद किया है। अनिल शर्मा ने कहा है कि जो एम्बुलेंस उनके बेड़े में शामिल हुई है उससे मरीजों को अस्पताल लाने में सहयोग मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के बाद नई एम्बुलेंसों को पहाड़ों की तरफ भेजा जाएगा ताकि पहाड़ों में लोगों को दिक्कतों से दो चार ना होना पड़े। चलो तो मैं आ रहा हूँ। टोटल कितनी है? 32।
अभी फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ, पर 110 लगेंगी। नहीं, इसका वितरण हम आबादी के हिसाब से कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में हर 30,000 पॉपुलेशन पे एक एम्बुलेंस हो और शहरी क्षेत्र में 70,000 पे। हथियारबंद बदमाशों ने लक्सर रायसी रोड पर तहसील मुख्यालय के निकट बाइक सवार बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी सद्दाम हुसैन से तमंचे की नोक पर 1 लाख से अधिक की नकदी लूट ली। घटनाक्रम कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि कंपनी का कर्मचारी सद्दाम हुसैन करीब 2:30 बजे रायसी क्षेत्र से कलेक्शन कर लक्सर की तरफ आ रहा था। पीछे से बाइक पर आए 3 तमंचेधारी बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसके सिर पर तमंचा रखकर 1 लाख से अधिक की नकदी लूट ली। वहीं पुलिस पीड़ित की शिकायत पर आगे की कार्रवाई कर रही है। आपके साथ में मैं तो मतलब बैग छीन लिया थी मन को। कितना कैश होगा लगभग? 1.5 लाख रुपये। कि कहाँ से छीना? नहीं, तमंचे थे जी। कितने बदमाश थे जी? आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।